आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। हमारे साथ एडवोकेट शाहिद अली साहब जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है जिसमें इन्होंने ये कहा है, जिस तरह से पूरे देश में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और उसमें इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद उसके सरबराह को चुना जाता है, उसके चेयरमैन को चुना जाता है, तो इसी तर्ज पर वक्फ बोर्ड के जो राज्य की समितियां हैं, जो केंद्र की समिति है, उन तमाम ओहदों के लिए, मेंबर्स के लिए और प्रेसिडेंट के लिए, चेयरमैन के लिए बाकायदा इलेक्शन होना चाहिए, मुसलमानों के जरिए वोट डाला जाना चाहिए और उसके बाद उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले शाहिद साहब का एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे 25-30 लाख रुपए हर मुसलमान के सरकार के पास हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का एक जाल बिछा हुआ है, हमारे आवाजात में हजारों करोड़ रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वक्फ की है, जिस पर काफ़ी कब्जे हो गए हैं सरकारों के, खुद मुसलमानों ने कब्जे किए हैं, उसमें हम खुद जिम्मेदार हैं। और बहुत प्राइम लोकेशंस पर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। आधे से ज़्यादा दिल्ली वक्फ का था और जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन पर कब्जा हो चुका है। शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे जो आपने मांग की है, एक पिटीशन डाली है कोर्ट में, उस पर? हमारी सर बहुत सिंपल सी मांग है और अफसोस की बात यह है कि ये मांग हम अपने सरदार भाइयों के मुकाबले में 100 साल बाद कर रहे हैं। उन्होंने 1920 में की थी, हम ये मांग आज कर रहे हैं 2020 में, यानी पूरे 100 साल बाद। और मांग हमारी ये है कि वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों का जो चयन सरकार करती है, जो अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन सरकार करती है, अपने अपने नुमाइंदों को वक्फ बोर्ड में जो भेजने का काम करती है, चाहे वो सोशल वर्कर के तौर पर हो या मुतवल्ली के तौर पर हो या एक बार काउंसिल से एडवोकेट के तौर पर हो, वो तो खैर इलेक्ट होकर आता है, या फिर एक आलिम दीन के तौर पर हो या एक एमएलए और एमपी के तौर पर हो, तो वो इलेक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन वक्फ बोर्ड का इस तरह से ना हो करके सरकार के हाथ में उसके चयन की जिम्मेदारी या सरकार को उसका हक नहीं होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड चूंकि वक्फ की प्रॉपर्टियों को एडमिनिस्टर करने का काम करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को यानी वक्फ की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का काम करता है, तो इस वक्फ बोर्ड को ओहदेदारों को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी भी मुसलमानों की होनी चाहिए, ये हकूक भी मुसलमानों को होना चाहिए। तो जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ओहदेदारों का इलेक्शन होता है, उसमें बाकायदा वार्ड कमेटियों से लेकर के नेशनल कमेटी तक का इलेक्शन होता है। अभी दिल्ली में है, 2022 में इलेक्शन होने जा रहा है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, उसकी वोटर लिस्ट की बनने की तैयारी हो चुकी है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, खुद आप पार्टी की सरकार ने बाकायदा उसकी वोटर लिस्ट तैयार करवा रही है। दिल्ली को 44 वार्डों में बांटा हुआ है उन लोगों ने। तो अगर ऐसे ही वक्फ बोर्ड को भी, दिल्ली वक्फ बोर्ड की हम बात करें, दिल्ली वक्फ बोर्ड को 44 नहीं 40 वार्डों में बांट दिया जाए और यहाँ पर तमाम मुसलमानों का इलेक्शन हो, जो भी मुसलमान इसमें सक्षम हो, जो भी मुसलमानों को ये लगेगा कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों को बंटने नहीं देगा या हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों को या आगे खुर्द-बुर्द नहीं होने देगा या इसके रहते हुए हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों को कोई हजम नहीं कर सकता, कोई खा नहीं सकता, या हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों से रेंटल आता है, जो किराया आता है, उस किराए से तमाम वेलफेयर के काम होंगे, तो फिर ऐसे लोगों का इलेक्शन आवाम करेगी, मुस्लिम आवाम करेगी। और जब ऐसे लोगों का इलेक्शन होके जाएगा तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, उनके तमाम काम के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। अब आप सोचिए शकील साहब कि आपके इलाके में मालूम पड़ा कोई एक मस्जिद है या कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें कब्जा हो गया। अब आदमी इंफॉर्मेशन दे रहा है वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड उस पर एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि वो तो उस पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कब्जा है या उस पार्टी के किसी ओहदेदारन का कब्जा है या उस पार्टी या उस बंदे ने जिसने कब्जा किया है वहां पर एक अच्छी मोटी घूस दे दी है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन अगर यही काम जब वक्फ बोर्ड की वार्ड की कमेटी होगी, वार्ड के मेंबर होंगे, जब वहां पे काम होगा, तो आप सोचिए कि अगर वक्फ बोर्ड का वो वार्ड का मेंबर जो मुसलमान ने इलेक्ट किया है, अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो फिर उसका दोबारा इलेक्शन नहीं होगा। यानी कि जिस तरह से एमएलए एमपी उसमें होता है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप जीतेंगे, आप बुरे काम करेंगे तो आप नहीं जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पार्टी सिस्टम चल गया है, वो एक बहस की अलग बात है। तो मेरा मकसद ये है कि आपकी एक भी इंच पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है अगर इसमें इलेक्शन डायरेक्टली मुसलमानों से हो जाए। दूसरी बात, हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है, हमने
हर बार और बार बार हमने अलग अलग तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की है कि इतना रेंटर आ सकता है वक्फ प्रॉपर्टियों से कि हम हर साल एम्स से अच्छा एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, एक मेडिकल कॉलेज और दूसरा बना सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, हम बहुत सारे और स्कूल बना सकते हैं, हम पॉलीक्लिनिक्स बना सकते हैं और वेलफेयर की चीजें कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 4-5 साल इस तरह का निजाम अगर हो जाए तो उनके रेंटल से खाली हम वक्त की एक भी आदमी को हम ना भूखा सोने देंगे, ना हम गरीब रहने देंगे, ना हम बेरोजगार रहने देंगे, खाली वक्त की कमाई से। और जब ये सब चीज होगी तो पूरा देश आगे बढ़ने का काम करेगा। तो अब आप सोचिए, इन सारी बीमारियों का एक इलाज है हमारी समझ में, और हमने ओपन इस बात को कहते हैं कि हम इस देश के तमाम मुसलमानों से भी हम इस बात की गुजारिश करते हैं कि भाई इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे डिबेट करने को तैयार हैं, आप जहां कहें हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इसको समझने को तैयार हैं तो फिर आइए हमारा साथ दीजिए। शकील साहब, इसमें दरअसल हो क्या गया है कि वक्फ का जैसा आपने नाम लिया, आप तो चूंकि मीडिया में हैं तो आपके अंदर एक वक्फ के लिए हमदर्दी है, वक्फ को आप जानते हैं, लेकिन आम मुसलमानों का कोई कनेक्शन वक्फ बोर्ड से है नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी से आम मुसलमानों का कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए वक्फ में जो भी कुछ हो रहा है वो कंसर्न ही नहीं होते। हाँ जी होगा सब, वक्फ का मतलब आप किसी के सामने वक्फ का नाम लीजिए, वो कहेगा वक्फ मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी लुट गई। उसको ये नहीं पता भाई अभी भी इतनी प्रॉपर्टी बची है कि इसमें झुग्गी में रहने वाला बच्चा है ना, वो भी 30 से 35 करोड़ रुपए का, 30 से 35 लाख रुपए का मालिक है। तो उसकी फिर वो आंखें खुलती है कि है ऐसा है क्या। तो जब ये कनेक्शन पैदा हो जाएगा वक्फ में और आम मुसलमानों में तो इंशाल्लाह फिर इनकलाब आएगा और फिर कोई बीमारी नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमने दिल्ली की सरकार को ये पिटीशन लिखी है। शाहिद साहब, जो पिटीशन आपने डाली है तो अभी किस स्टेज पर है और किस तरह से इसको लेकर के आप एफर्ट कर रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं, कितनी कामयाबी आपको इसमें मिलेगी जिस तरह से माहौल देश का बन रहा है ऐसे में? जो वक्त एक सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिसमें सेंटर की भी पावर होती है और स्टेट की पावर होती है बराबर की, यानी उसमें सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकता है। अब मिस्टर केजरीवाल साहब दिल्ली के सीएम है, आप पार्टी की सरकार है, जो दिल्ली के ज्यादातर मुसलमानों ने, मेरे ख्याल 95% मुसलमानों ने आप पार्टी को वोट दिया। तो आप पार्टी भी मुसलमानों को अपनी बिल्कुल पॉकेट का वोट समझती है। तो मैं ये बात केजरीवाल साहब के सामने हमने पहुंचाई इस पिटीशन के माध्यम से कि साहब दिल्ली में आप कम से कम ये अमेंडमेंट ले आइए कि यहाँ का वक्फ बोर्ड का इलेक्शन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर हो। आप तो अभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी इलेक्शन करवा रहे हो ना 2022 में। आपने मिस्टर कैलाश गहलोत जो आपके मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में आपने कमेटी बना दी है, ठीक है, वोटर लिस्ट आपकी तैयार हो रही है। तो आप मुसलमानों का ये इसका वक्फ बोर्ड का इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते हैं? आप इसको एक अमेंडमेंट करिए, आपकी असेंबली के अंदर पूरी मेजोरिटी है। मैं दिल्ली के उन मुसलमानों से भी ये बात कहना चाहता हूं जो बिल्कुल अंधभक्त बने हुए केजरीवाल साहब के लिए हैं कि भाई अगर देखिए इस वक्फ के मैटर से हमारे किसी हिंदू भाई को कोई परेशानी नहीं है और न किसी हिंदू भाई को कोई हक इसमें मरने जा रहा है, क्योंकि वक्फ सिर्फ मुसलमानों का है। और वक्फ के अगर हम प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे तो पूरे मुल्क उससे फायदा उठाएगा। तो प्रॉपर्टी मुसलमानों की है लेकिन फायदा पूरे मुल्क का है, यानी कि हिंदुओं का भी फायदा है, यानी क्रिश्चियन का भी फायदा है, ठीक है। तो इसलिए उसमें उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई खुदारा ए मुसलमानों, आप केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट करो ना कि जी हम तो आपकी पॉकेट के वोट हैं, हमने आपको एक मुश्त वोट दिया है, आप एक ये काम भी नहीं कर सकते। असेंबली के अंदर आपकी ताकत है। मैंने केजरीवाल साहब को ये पिटीशन दी और ऐसी पिटीशन एक नहीं, हमने बहुत सारी पिटीशन दी है। केजरीवाल साहब का पिटीशन जाती है और वो पिटीशन को शायद हमारी को या तो कूड़े के ढेरे में फेंक देते हैं या फिर उनके बहरे कानों पे कोई सुनाई नहीं देता है। हमेशा की तरह इस बार भी उनका ये तो जवाब आता है कि आपकी पिटीशन को हमने आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया, लेकिन कोई कार्रवाई ना होती है ना होगी। इसलिए हमने इस पिटीशन में यह भी लिखा है कि अगर आपने या तो हमें आप एक ऑडियंस का, यानी कि आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना चाहते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रही, तो हम आपसे आके यहाँ पर एक हमें पर्सनल हियरिंग प्रोवाइड कीजिए, हम आके आपको समझाएंगे। और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रही, आप पर्सनल हियरिंग नहीं दे रहे, तो मजबूरी में आके हमें 13 सितंबर को आपके ऑफिशियल रेजिडेंस का घेराव करना पड़ेगा। आपने हमें जेल भिजवाना, आप जेल भिजवा दें, आपने मुकदमे करवाना, आप मुकदमे करवा दें, लेकिन इस लड़ाई को जो हमने शुरू किया है वो इंशाल्लाह हम इसे इसके अंजाम तक और अच्छे अंजाम तक जो देश के भी हित में होगा वहां तक पहुंचा के रहेंगे।
लेकिन शाहिद साहब, अगर ग्राउंड पर देखा जाए, काफ़ी वक्त से मैं इस तरह के मामलात को देखता आ रहा हूँ। अगर पिछली सरकार की हम बात करते हैं कि रहमान साहब जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे तो उस वक्त सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया था और उसके बाद एक फैसला आया था, तकरीबन दिल्ली के अंदर 18 से 20 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन पर सरकारी कब्जे हैं, किसी पर होटल बना हुआ है, किसी पर सरकारी कब्जे हैं, तो उनको रिलीव करने की बात कही गई थी, उनको खाली करने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार को गए हुए भी तकरीबन 7 साल हो गए हैं कांग्रेस की, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और दिल्ली में अक्सर ये देखने में आता है, खासतौर से अगर आप महरौली के इलाके की बात करते हैं, अक्सर ये सुनने में आता है, हम खुद जाते हैं जब कवर करने के फलां मस्जिद को शहीद कर दिया गया, फलां मज़ार को शहीद कर दिया गया, वहाँ पर गैर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। तो ऐसे में आप किस तरह से इसको फिजिबल देखते हैं? देखिए शकील साहब, मैं फिर वही कहूँगा, आप अंदाज़ा इस बात से करिए, अगर चेयरमैन रूलिंग पार्टी का एमएलए है या रूलिंग पार्टी का और भी कोई कार्यकर्ता को चेयरमैन बना दिया जाए या रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाकी ओहदेदार बना दिया जाए, तो क्या रूलिंग पार्टी के खिलाफ वो कुछ भी करेंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल मैं तमाम मुसलमानों से पूछता हूँ कि अगर रूलिंग पार्टी के अंडर में वक्फ बोर्ड का चयन दे दिया जाए और वो अपनी मर्जी से किसी का भी इंतखाब कर देंगे, तो क्या पार्टी के खिलाफ वो मुंतखब हुआ आदमी क्या पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाएगा? देखिए, दिल्ली में, अकेले दिल्ली में 320 तकरीबन वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर की कांग्रेस के पीरियड में, 320। और दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी मुसलमान, दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाकी ओहदेदारान भी मुसलमान, और दफा 50 वक्फ बोर्ड की ये कहती है, वक्फ एक्ट की 1995 की, 2013 की, कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को भारत की सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है किसी भी कंडीशन में, सिवाय एक कंडीशन है कि अगर वो पब्लिक इंपोर्टेंस में है, और साथ में वहां पर एक कंडीशन लगा दी है कि वक्फ बोर्ड की मर्जी से अगर है तब कर सकते हैं और उसको वक्फ बोर्ड का पैसा दिया जाएगा। जब हमने दिल्ली में पिटीशन लगाई तो ताज्जुब की बात यह है कि ना तो वक्फ बोर्ड की परमिशन ली गई और ना वक्फ बोर्ड ने उसको ऑब्जेक्ट किया कभी भी। सरकार प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी एक्वायर करती रही, 1 2 3 4 5 10 20 50 100 200 नहीं, 300 320, और वक्फ बोर्ड कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो इस बात से क्या साबित होता है कि जब तक इनके ओहदेदारान सरकार के द्वारा ही उनका इंतखाब होता रहेगा, जब तक वो सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर ये जिम्मेदारी, आप मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज कर रहा हूं सबको कि किसी भी सरदार की किसी प्रॉपर्टी को क्या सरकार ने या सरदारों ने या किसी हिंदू भाई ने या किसी मुसलमान ने या किसी सिख या किसी क्रिश्चियन ने या कहीं पर कब्जा किया हुआ है? अगर किया हुआ होगा कब्जा तो उन लोगों ने मुकदमे डाल रखे होंगे। क्यों मुकदमे डाल रखे होंगे? क्योंकि वो जवाबदेह हैं तमाम कम्युनिटी के लिए। और क्यों जवाबदेह हैं? क्योंकि तमाम कम्युनिटी उनका इलेक्शन करती है, तो दोबारा जीत के नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में सक्षम है, और हम चूंकि इस चीज से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ भी दानिश्वर हैं, सब चीजें हैं, लेकिन ये बात जो सरदारों ने 1920 में समझ ली, 5 साल आंदोलन चलाया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने कि साहब हमारे इस चीज का ये वाला एक्ट दे दीजिए, जो एक्ट मैं आज मांग कर रहा हूं ना 2020 में, सेम एक्ट की इन्होंने मांग की थी 1920 में, और 5 साल में वो लोग कामयाब हो गए थे। 1925 में तब महात्मा गांधी ने ये कहा था 25 जुलाई 1925 को कि आज हम जंग आजादी की पहली लड़ाई जीत गए। कितनी अजीम चीज है ये, उस चीज की हम आज मांग कर रहे हैं। तो जितने भी दानिश्वर हैं, मैं बहुत ज्यादा आजीजी के साथ ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए, अपने भाइयों को समझाने के लिए, एक कनेक्शन वक्फ बोर्ड में और मुसलमानों में पैदा करने के लिए, मैं सिर्फ ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये तमाम दानिश्वर सब कुछ होते हुए भी आप लोगों के लिए कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि आपके वक्फ बोर्ड के इंतखाब सरकार करती रही और सरकार अपनी मर्जी से अपने चमचों का इंतखाब उस पर करती रही। अब क्योंकि वक्फ बोर्ड आपका है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां आपकी है। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला होता है। वक्फ बोर्ड केयर टेकर है, वक्फ बोर्ड सिर्फ मैनेजर है, मैनेज करता है वक्फ प्रॉपर्टियों को, और वो कोई भी जो उसका जो फायदा है वक्फ प्रॉपर्टियों का, जो कॉन्सेप्ट है नबी सिस्टम का दिया हुआ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दिया हुआ कि वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक तो अल्लाह होगा, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स है, उससे जो भी कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसका फायदा हम आवाम को
खासतौर से मुसलमानों को उनका पहुंचाएंगे, लेकिन हम कोई हॉस्पिटल अगर बना रहे हैं मुसलमानों के लिए तो उसमें इलाज तो खाली मुसलमानों का नहीं होगा। कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसमें खाली पढ़ेंगे तो मुसलमान नहीं, या उसमें जो मुलाजिम होंगे उसमें खाली मुसलमान तो होंगे नहीं। तो इसमें फायदा सभी का होगा, लेकिन इसमें मुसलमानों का फायदा हो जाएगा और इसके लिए हमें किसी सरकार की किसी ग्रांट की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हम सरकार से ले कुछ नहीं रहे, लेकिन हम सरकार को एक इतना अजीम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि भाई आप सिर्फ हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को आजाद कर दीजिए, हमें हमारा सिस्टम दे दीजिए ये वाला जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास 1925 से है, और बदले में हम आपको इतनी ज्यादा तरक्की इस देश को करने के लिए आपसे वादा कर रहे हैं, और पूरा प्लान हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, डिबेट करने के लिए तैयार हैं, हम प्रूव करेंगे इसको। जी शुक्रिया शाहिद अली साहब हमसे बात करने के लिए। शाहिद अली साहब जिस तरह से एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल मुसलमान अपने फलाह बहबूद के लिए कर सकते हैं, और उससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी कौमें भी फ़ायदा उठा सकती हैं, और इससे मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की वो भी महफूज हो सकती हैं। शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।